सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्याख्यान 1 कक्षा 9वीं विषय हिंदी। उपविषय है हमारा पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र। पृष्ठ संख्या 308 से 310। इससे पहले हमने औपचारिक पत्र पढ़े थे, आज हम अनौपचारिक पत्र की चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में जो भी हमने पढ़ा मेरे संग की औरतें, ठीक है, उसके साथ ही इसकी कक्षा परीक्षा होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन की मुख्य जानकारी। क्या होता है पत्र लेखन? देखो, अभिव्यक्ति के माध्यम होते हैं मौखिक और लिखित, लेकिन पत्र लेखन उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब मौखिक रूप से हम किसी को अपनी बात कहने में समर्थ नहीं हो पाते तब हमें लिखित कार्य की आवश्यकता पड़ती है और पत्र लेखन उसमें मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है। तो चलिए आगे बढ़े। सबसे पहले पत्र लेखन के मुख्य बिंदुओं को जान लेते हैं कि पत्र लेखन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो पत्रों का महत्व। पत्रों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। हमें अपने जीवन में अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, ठीक है, दूसरों तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए पत्रों की आवश्यकता पड़ती है। बेशक धीरे धीरे इसका महत्व समाप्त होता जा रहा है, लेकिन क्योंकि मोबाइल फोन वगैरह आ गए हैं तो पत्र लेखन का जो कार्य है वो कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी पत्रों का अपना एक महत्व है। हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। पत्रों के प्रकार, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र के विषय में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही पढ़ेंगे पत्र लेखन की विशेषताएं। देखो बेटा, अभिव्यक्ति के मुख्यतः दो माध्यम हैं। पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। कितने माध्यम हैं? दो, मौखिक और लिखित। मौखिक अभिव्यक्ति आमने सामने बैठकर तथा टेलीफोन आदि से की जा सकती है, लेकिन जहाँ व्यक्तिगत रूप से पहुंचना कठिन हो या अभिव्यक्ति को प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत करना कठिन हो, वहाँ भाषा के लिखित रूप का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रक्रिया में पत्र महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। दूरस्थ हो, निकट हो, आसपास के संबंधियों का हालचाल जानने, सूचनाओं के आदान प्रदान का लोकप्रिय माध्यम पत्र लेखन बना है। यह बात अलग है कि आजकल लोग पत्रों की जगह मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं बेटा। पत्र औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। आज जीवन में हमारे बेशता पत्रों की जगह बेशक कंप्यूटर ने ले ली है, इंटरनेट ने ले ली है, कलम की जगह हमारी प्रिंटर ने ले ली है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर ने ले ली है, पत्र लेखन हमारा आज ईमेल बन गया है। लेकिन फिर औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों का अलग महत्व है। ये अपने जीवन में, हमारे जीवन में, व्यापार में, राष्ट्रीय मेलजोल बनाने में, सगे संबंधियों से हमारे रिश्तों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बेशक आज हम चाहें तो मोबाइल के माध्यम से 7 समुद्र पार क्षणों में बात कर सकते हैं, लेकिन लिखित कार्य के रूप में 16 वर्ष के बच्चों, जो आपने 8वीं कक्षा में भी पत्रों का महत्व पढ़ा होगा, ठीक है, उसमें भी बताया गया था कि पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन को सम्मिलित किया गया है ताकि बच्चे आपस की बोलचाल की भाषा को समझें, पत्र व्यवहार को समझें। इसलिए पत्र 16 साल तक की बच्चों की पाठ्यक्रम में लगाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं अब आगे। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत व आत्मीय संबंध होते हैं उनको लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ऐसे पत्र प्राय संबंधियों, मित्रों एवं परिवार के सदस्यों को लिखे जाते हैं। सामाजिक पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं, चाहे वो जन्मोत्सव हो, विवाह उत्सव हो, गृह प्रवेश हो इत्यादि। निमंत्रण पत्र भी अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्र क्या होते हैं फिर? जिन व्यक्तियों का हमारे साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता उन्हें लिखे जाने वाले पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक। और जिन व्यक्तियों के साथ हमारा व्यक्तिगत व आत्मीय संबंध होता है उनको लिखे जाने वाले पत्र कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। अब पत्र लेखन की विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं कि पत्र लेखन एक कला है। जो व्यक्ति इस कला में निपुण होते हैं वे निस्संदेह इसका लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। पत्र लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, पत्र लेखन एक कला है, आर्ट है। जो भी व्यक्ति इस कला में निपुण होता है वो निश्चित रूप से इसका लाभ उठाता है, ठीक है, क्योंकि पत्र व्यवहार के माध्यम से ही हम दूसरों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं, अपनी साहित्य चर्चा में बात कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो हमारी कला के आधार पर हम उसे अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो पत्र लेखन एक कला है। अब बात आती है कि सबसे पहले स्पष्टता का होना अनिवार्य है।
पत्र लिखते समय सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए, कुछ भी झूठ नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि पत्र को समझने के लिए विशेषज्ञों, शब्दकोश और अनुवादकों का सहारा ना लेना पड़े। क्या होता है कि कई बार हम पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, बनावटी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ भी पत्र में स्पष्ट नहीं हो पाता और उस पत्र को समझने के लिए हमें 4 लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सरल और सहजता होनी चाहिए, यानी कि पत्र सरल होने चाहिए, सहज भाषा में लिखे जाने चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जिसे पत्र लिखा गया उसे समझ भी आना चाहिए कि हमने जिसे पत्र लिखा है उसे समझ भी आ रहा है या नहीं। ये ना हो कि पत्र वो देखे, उसे समझ ही ना और वो एक तरफ रख दे, जिस उद्देश्य से हमने पत्र लिखा उसको उद्देश्य में हम सफल ही ना हो पाए। अब बात आती है संक्षिप्तता, यानी छोटा। पत्र में बहुत ज्यादा नहीं लिखना चाहिए। ज्यादा लंबे पत्र निराशा को जन्म देते हैं, उबासी को जन्म देते हैं, उदासीनता को जन्म देते हैं। इस कारण छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। लंबे वाक्य होंगे, पत्र बहुत ज्यादा लिखा हुआ होगा, विषय से बाहर जा रहा होगा, अर्थ को प्रकट नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए छोटे छोटे वाक्य लिखिए और पत्र बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं लिखना चाहिए। मौलिकता, पत्र में अपनी बात मौलिकता के साथ लिखी जानी चाहिए, नएपन के साथ लिखी जानी चाहिए। पुरानी शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसमें किसी परंपरागत भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, किसी लगातार परंपरा से चले आ रहे एक ही लीक पर चलने वाले कार्य भी नहीं करने। शालीनता, पत्र में लिखने वाले के व्यक्तित्व और व्यवहार की झलक मिलती है। पत्रों की भाषा शैली शिष्ट और शालीन होनी चाहिए, यानी कि शिष्टता का पता चलना चाहिए, आपके अच्छे व्यवहार का पता चलना चाहिए। आपकी शब्दावली आपके व्यवहार को इंगित करती है, इसलिए उचित शब्दावली का प्रयोग आपको पत्र में करना चाहिए। संपूर्णता, पत्र लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं उससे आपकी बात स्पष्ट भी हो रही है या नहीं, कि वाक्य पूर्ण भी हुए या नहीं, आपका जो पत्र है वो पूरी तरह से संपूर्ण है या नहीं है, वो उस बात को कह पाया या नहीं, जो आप उसमें लिख रहे हैं वो आपकी बात स्पष्ट हो भी रही है या नहीं। उद्देश्य पूर्ति, पत्र लेखन का मुख्य उद्देश्य भी पूर्ण होना भी पत्र लेखन की विशेषता है, यानी कि आपने जिस उद्देश्य से पत्र लिखा वो पूरा हुआ या नहीं, अर्थात जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर वह पत्र लिखा गया है वो पूर्ण होना चाहिए। अर्थात जिस उद्देश्य आपने किसी की समस्या का समाधान के लिए लिखा, आपने अपनी किसी बात को मनवाने के लिए पत्र लिखा, अनुमति के लिए लिखा, तो वो उस बात को समर्थ कर रही है, यानी कि उस बात तक पहुंचाने में आपका वो पत्र पूर्णतः समर्थ है या नहीं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आता है कि पत्र लिखते समय कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, वो तो विशेषता थी पत्र की। अब आता है कि पत्र लिखते समय अपनी और पत्र प्राप्त करने वाले की आयु, योग्यता व पद का ध्यान रखना चाहिए, कि माता पिता को किस तरीके से पत्र लिखा जाता है, भाई बंधुओं को किस तरीके से लिखा जाता है, अपने अनुज को किस तरीके से लिखा जाता है, अपने मित्रों को किस अनुसार लिखा जाता है, और उसके अनुसार ही हमारा अभिवादन व संबोधन होना चाहिए। देखो, औपचारिक पत्रों में तो अभिवादन संबोधन होता है पर अभिवादन नहीं होता, लेकिन अनौपचारिक में पत्रों में पहले संबोधन होता है फिर अभिवादन होता है। ठीक है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम बड़ों को पत्र लिख रहे हैं या अपने अनुजों को लिख रहे हैं या मित्रों को लिख रहे हैं या अपने सहपाठियों को लिख रहे हैं। दूसरी बात कि पत्र की सामग्री सारयुक्त व सार्थक होनी चाहिए। जो कुछ आपने लिखा वो समझ आना चाहिए, सारयुक्त होना चाहिए, गंभीरता से लिखा जाना चाहिए। पत्र लिखते समय शुद्ध व स्वच्छ लेखन पर ध्यान देना चाहिए, शब्द शुद्ध होने चाहिए, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, आपकी लेख अच्छा होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े। यानी कि आपका बेकार लेख देख करके उसका मन ही ना करे कि आप क्या लिख रहे हैं। आपने पूरा पत्र में विषय अच्छा लिखा लेकिन आपका जो वर्तनियां आपका शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, तो उसमें क्या होगा, कोई भी आपका पत्र नहीं पढ़ेगा। पत्र में विषय, स्थान, दिनांक तथा भेजने वाले का नाम भी स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। यानी कि जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसका लिखिए, क्योंकि इसमें विषय की आवश्यकता नहीं है, स्थान और दिनांक की आवश्यकता होती है। अब आते हैं दोबारा से एक बार अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं उसे समझ लेते हैं। कि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि अनौपचारिक पत्रों में किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती। इन पत्रों में व्यक्ति की भावनाओं, सुख दुख तथा अनुभूतियों का समावेश होता है, जबकि औपचारिक पत्रों में संवेदना और अनुभूति का कोई स्थान नहीं होता। इनकी शैली में आत्मीयता की झलक साफ देखी जा सकती है, यानी कि अपनापन दिखाई देता है हमें। माता पिता के प्रति होता है, भाइयों के प्रति होता है, बहनों के प्रति होता है, मित्रों के प्रति होता है। ठीक है, तो अपने साथ वाले सहपाठियों के प्रति होता है, तो उसमें हमारी भावनाएं झलकती हैं, जबकि औपचारिक पत्र में हमारे मन में किसी के प्रति कोई संवेदना नहीं होती।
अनौपचारिक पत्रों को व्यक्तिगत पत्रों के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे पत्र सगे संबंधियों, मित्रों तथा रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में यथा उचित अभिवादन और शिष्टाचार का विशेष ध्यान रखा जाता है कि बड़ों को लिखे गए हैं या छोटों को लिखे गए हैं। औपचारिक अनौपचारिक पत्रों के प्रकार समझ लेते हैं। जैसे औपचारिक पत्रों में होते हैं, वैसे ही अनौपचारिक पत्रों में भी प्रकार होते हैं। पहला है हमारा शुभकामना पत्र, दूसरा निमंत्रण, तीसरा धन्यवाद, चौथा शोक संवेदना पत्र, पांचवा बधाई, छठा सुझाव, सातवां अनुमति निवेदन तथा अन्य प्रकार के पत्र। सबसे पहले शुभकामना पत्र की ओर बढ़ते हैं। शुभकामना पत्र क्या होते हैं बेटा? ऐसे पत्र किसी विशेष अवसर पर अपनों को शुभकामना देने के लिए लिखे जाते हैं, जैसे विवाह की वर्षगांठ पर, किसी महान कार्य अथवा अभियान पर जाते समय, नव वर्ष के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, जन्मदिन के अवसर पर। देखिए बेटा, एक बार दोबारा समझिए। आजकल तो मोबाइल पर हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे देते हैं, ठीक है। किसी के विवाह की वर्षगांठ होती है या कोई किसी यात्रा के लिए जा रहा होता है तो उसे हम मंगल यात्रा का वो कहते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है। तो वहां पर हम करते हैं। चाहे नववर्ष के आजकल बहुत सारे हमारे पास मोबाइल पर आते हैं, दीपावली के अवसर पर मोबाइल पर हमारे पास मैसेज आते हैं, जन्मदिन के अवसर पर आते हैं। तो ये पहले हमारे पास मोबाइल नहीं होता था तो हम पत्रों के माध्यम से लिखा करते थे, अपने विचार भेजा करते थे एक दूसरे के पास। दूसरा आता है हमारा निमंत्रण पत्र। इसके बारे में तो आप लोग जानते हैं कि आपके पास विवाह, शादी इत्यादि का निमंत्रण पत्र आता है, किसी के यहाँ मुहूर्त होता है तो आता है, ठीक है। तो वही है कि निमंत्रण पत्र किसी विशेष अवसर पर अपने सगे संबंधियों, मित्रों, रिश्तेदार आदि को कार्यक्रम में बुलाने के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है। किसी विशेष अवसर पर लिखते हैं, जैसे कि जन्मदिन के अवसर पर, अगर आपके घर में किसी के बच्चे जन्म दिवस है, नया विद्यालय खुला है या गृह प्रवेश है, आपके घर में नया घर बनाया आपने, उसमें बुलाया है, बेटा बेटी भाई बहन के विवाह के अवसर पर हम निमंत्रण पत्र देते हैं। अब आता है धन्यवाद पत्र। कृतज्ञता का भाव अथवा आभार प्रकट करने के लिए धन्यवाद पत्र लिखे जाते हैं, ठीक है। कृतज्ञता, कृतज्ञ का मतलब होता है किए गए उपकार को मानने वाला। कोई हमारे प्रति अच्छा कार्य करता है, हमारे उपहार भेजता है तो उसे धन्यवाद पत्र हम भेजते हैं। यानी किसी ने हमारी खोई हुई वस्तु को लौटाया है, उसके लिए भी धन्यवाद पत्र लिखे जाते हैं। जैसे उपहार पाने पर आपको अपने माता पिता से उपहार मिला या चाचा से मिला या मामा से मिला तो उस पर धन्यवाद पत्र लिखते हैं, शुभकामना पत्र लिखते हैं। किसी ने हमें शुभकामनाएं भेजी विवाह की वर्षगांठ पर या फिर हमारे जन्म दिवस पर या गृह प्रवेश के ऊपर, तो हम उसके बाद बदले में उन्हें धन्यवाद पत्र भेजेंगे। किसी प्रकार की सहायता करने के लिए किसी ने हमारी सहायता की, संकट से बचाया, तो वहां पर भी हम धन्यवाद पत्र लिखकर उसका आभार प्रकट करें। अब आता है बेटा शोक, सांत्वना, सहानुभूति या संवेदना पत्र। ऐसे पत्र किसी की मृत्यु पर लिखे जाते हैं, किसी दुर्घटना में घायल होने पर सांत्वना या सहानुभूति देने के लिए लिखे जाते हैं, सगे संबंधी मित्र आदि की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर लिखे जाते हैं, किसी आपदा से होने वाले नुकसान इत्यादि पर लिखे जाते हैं कि किसी को नुकसान हो गया, ठीक है। किसी के प्रति सहानुभूति को भाव को प्रकट करने के लिए, किसी के पिता की मृत्यु हुई, माता की हुई या किसी की भाई की हुई या कोई दुर्घटना में घायल हुआ। कई बार हमारे कोई सगे संबंधी भाई बहन या मित्र आदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाते हैं तो हम उन्हें सहानुभूति या संवेदना पत्र लिखते हैं। किसी आपदा से होने वाले नुकसान पर लिखते हैं कि किसी की दुकान जल गई या किसी का भारी नुकसान हुआ हो, तो काल या बाढ़ के कारण अगर कोई नुकसान हुआ होता है तो उसके प्रति हम सहानुभूति या संवेदना पत्र लिख सकते हैं। बधाई पत्र किसी की सफलता एवं उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करने तथा उसका मनोबल बढ़ाने के लिए बधाई पत्र लिखे जाते हैं। जैसे किसी ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की या किसी कोई उपलब्धि मिली, कोई पुरस्कार मिला, उसके प्रति अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करने के लिए तथा उसका उत्साह बढ़ाने के लिए ही हम बधाई पत्र लिखते हैं। जैसे प्रतियोगिता या परीक्षा इत्यादि में चयन होने पर, विवाह होने पर, कक्षा में प्रथम आने पर, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलने पर। सुझाव पत्र ऐसे पत्र सुझाव, सलाह देने तथा मार्गदर्शन के उद्देश्य से लिखे जाते हैं। जैसे छोटे भाई को कठिन परिश्रम करने का सुझाव देने के लिए, बुरी संगति से बचने का सुझाव देने के लिए, स्वच्छता अपनाने का सुझाव देने के लिए इत्यादि। अब आता है अनुमति या निवेदन पत्र।
ऐसे पत्र माता पिता, अभिभावक अथवा घर के वरिष्ठ सदस्यों से किसी कार्य की अनुमति प्राप्त करने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे माता पिता, हमारे जो भी दादा दादी, चाचा चाची, ठीक है, वो हमारे अभिभावक में भी आते हैं। घर के जो सबसे बड़े सदस्य हैं यानी दादा दादी इत्यादि, उनसे किसी भी कार्य की अनुमति प्राप्त करने के लिए कि हमें कहीं घूमने जाना है या किसी चीज से पैसे मंगवाने हैं, तो उन सब चीजों की अनुमति के लिए प्राप्त करने के लिए हम उन्हें क्या लिखते हैं? अनुमति या निवेदन पत्र। जैसे कि ट्रैकिंग पे जाने के लिए, पर्वतारोहण पे जाने के लिए, भ्रमण इत्यादि घूमने के लिए उसकी अनुमति हेतु पत्र कि हमारा जो विद्यालय है वो हमें ट्रैकिंग पे ले जा रहा है या पर्वतारोहण पर ले जा रहा है या भ्रमण इत्यादि पे ले जा रहा है, तो उसकी अनुमति के लिए हम क्या लिखते हैं? अपने माता पिता या घर के अभिभावकों को पत्र लिखते हैं। या फिर छात्रावास से अपने घर जाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु भी। फिर आते हैं हमारे अनौपचारिक पत्रों के आरंभ और समापन की व्यवस्था। सामाजिक पत्र कौन से होते हैं बेटा? जो स्वयं से छोटों को लिखे जाते हैं, ठीक है। उसमें हमारा संबोधन क्या होता है? प्रिय होता है, चिरंजीव होता है। अब शिष्टाचार शब्दावली की बात करें तो हम उसमें लिखते हैं प्रसन्न रहो, खुश रहो। समापन के क्या प्रकार होते हैं? जैसे हम लिख देते हैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ, तुम्हारा शुभचिंतक। अगर हम बात करें सामाजिक पत्र स्वयं से बड़ों को, ये तो थी छोटों की, छोटे यानी जो हमारे छोटे अनुज होते हैं उनके लिए। बड़ों की बात करें तो उनके लिए माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, किसी को भी लिखे जा सकते हैं जो हमसे बड़े हो, यानी अपने बड़े भाई को, अपनी बड़ी बहन को भी लिख सकते हैं। तो उनके लिए हम लिखते हैं या तो पूजनीय, परमादरणीय है, सम्माननीय, पिताजी, दादाजी, मामा जी, भाई साहब। तो ये सब हमारे बड़ों के संबोधन हैं। फिर हमारे अभिवादन में क्या आता है? देखो, चरण स्पर्श, सादर नमन, चरण वंदना। फिर हम उसके समापन में क्या लिखते हैं बेटा? कि आपका कृपा पात्र, आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेह भाजन, आपका स्नेह पात्र। देखिए, सबसे जरूरी चीज जो होती है अनौपचारिक पत्र में, वो होता है हमारा संबोधन और अभिवादन, ठीक है। तो संबोधन में ये चीजें आती हैं। सबसे पहले परीक्षा भवन कह के दिनांक, उसके बाद हम लिखते हैं संबोधन, फिर अभिवादन, ठीक है। और उसके बाद हम समापन में अंत में लिखते हैं कि हम उनके कौन से कृपा पात्र हैं, उनके आज्ञाकारी हैं या उनके स्नेह के पात्र हैं या उनसे स्नेह चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी अनौपचारिक पत्रों की विशेषता बढ़ाते हैं। अब आता है कि पति पत्नी का एक दूसरे के नाम पत्र। अगर पति लिख रहा है तो पत्नी के नाम कैसे लिख रहा है? अगर पत्नी लिख रही है तो पति के नाम कैसे लिख रही है? कि अगर पत्नी लिख रही है तो प्रिय प्राणनाथ, प्रिय प्राणेश्वरी। अगर पति लिख रहा है तो प्रियतमा, प्रिय, ठीक है। और अभिवादन में क्या लिखेंगे? सादर, सस्नेही, प्रणाम। और हम अंत में क्या लिखेंगे? कि तुम्हारा जीवन साथी या तुम्हारी जीवन साथिनी, आपकी चिरसंगिनी, आपकी स्नेह छाया, ठीक है। और आपकी अभिन्न हृदया, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब आ गया कि मित्र या सहेली का एक दूसरे को पत्र। तो उसमें आप प्रिय मित्र, प्रिय बंधुवर, प्रिय सखी, प्रिय श्रेष्ठ, मित्रवर, प्रिय सहेली, ठीक है। उसके अभिवादन में आप लिखोगे नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, सस्नेह, सप्रेम, नमस्कार। और समापन में क्या लिखा जाएगा? कि आपका मित्र, आपकी सखी, तुम्हारी सखी, आपकी ही शुभचिंतक, शुभेच्छु भी लिख सकते हो, आपका शुभ चाहने वाली। आइए अब अनौपचारिक पत्र का प्रारूप समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है परीक्षा भवन, एबेस से, ठीक है। अब जैसे किसी ने छात्रावास से लिखा तो एबेस से छात्रावास लिख सकते हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र। फिर आता है दिनांक, ठीक है, जो भी दिनांक हो, उसके बाद हमारा सन। उसके बाद आता है हमारा संबोधन की परम आदरणीय भाई साहब। और संबोधन के बाद अभिवादन में हम लिखेंगे सम्मान सहित चरण स्पर्श। फिर जैसे हम उसके बाद लिखना प्रारंभ करेंगे हमारे अभिवादन के बाद कि आज ही आपका पत्र प्राप्त हुआ, कुशल क्षेम के शुभ समाचार मिले, मैं भी यहाँ पर ठीक प्रकार से हूँ। मैं 8वीं की कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर 9वीं कक्षा में आ गया हूँ। अब मैं जैसे मैंने
8वीं की कक्षा अच्छे अंकों से पास की है, वैसे ही मैं 9वीं में भी उसी तरह से मेहनत और लगन से अच्छे अंक प्राप्त करूंगा। इसके लिए मैं प्रयास करूंगा पढ़ने का को, ठीक है। समय समय पर जो भी मुझे आवश्यकता होगी उसकी जानकारी मैं आपसे लेता रहूंगा। इसी के साथ आपको मेरा सादर प्रणाम, ठीक है। बड़ों को प्यार और छोटों को नमस्ते। अपनी कृपा मुझ पे बनाए रखिए। छोटे भाई को प्यार और भाभी जी को चरण स्पर्श। आपका अनुज यानी बड़े भाई के नाम छोटे भाई का पत्र है, तो आपका अनुज यानी छोटा भाई। अनु मैंने जो बाद में ज मैंने उत्पन्न होता है, जो बाद में उत्पन्न होता है उसे कहते हैं अनुज यानी छोटा। और कै गए, क्योंकि हमने वहां पर एबस छात्रावास का प्रयोग किया था, इसलिए यहाँ पर हम क और ख और ग लिख सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक शुभकामना पत्र ही पढ़ देती हूँ कि अपने मित्र के विवाह की दूसरी वर्षगांठ पर शुभकामना पत्र लिखिए। तो हम वहां पर अपना पता तो लिखेंगे नहीं, उसकी जगह हम लिखेंगे परीक्षा भवन कै गए दिनांक, ठीक है। उसके बाद प्रिय मित्रवर, संबोधन में हम लिखेंगे प्रिय मित्रवर और अभिवादन में लिखेंगे सप्रेम नमस्ते। कल दिनांक, ठीक है, कल दिनांक 1 जून 2020 को आपके विवाह की दूसरी वर्षगांठ है। इस अवसर पर आप बहुत ही अच्छी दावत भी दे रहे हैं। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, ऐसी शुभकामना देते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मैं इस सुखद समाचार पर उपस्थित तो नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मुझे अपना कोई आवश्यक कार्य है, इसलिए मुझे क्षमा कर देना। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र कै गए, या फिर अगर हमने ऊपर कै का प्रयोग किया हो तो हम यहाँ पर नीचे लिखेंगे अ ब स, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो ये अनौपचारिक पत्र हैं, सबसे पहले हमें लिखना होता है परीक्षा भवन कै गए दिनांक, फिर हमें संबोधन, फिर अभिवादन, फिर जिस व्यक्ति के प्रति हम पत्र लिख रहे हैं उसके हालचाल पूछने के बाद अपने विषय पर आना चाहिए, और अंत में घर के बड़े व छोटे के प्रति अभिवादन संबोधन करते हुए पत्र की समाप्ति कर देनी चाहिए। तो ये हमारे अनौपचारिक पत्र, ठीक है। इसके बाद कल के व्याख्यान में हम पाठ संख्या 2 मेरे संग की औरतें और अनौपचारिक पत्र की दोहराई करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपका गृह कार्य है आपका अभ्यास कार्य का जो व्याकरण की पुस्तक है उसके अभ्यास कार्य का पहला ही प्रश्न है कि समय का सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए छोटे भाई को एक प्रेरणादायक पत्र लिखिए। कि आपका भाई समय का सदुपयोग करे और परिश्रम करे, इस पर बल देते हुए अपने भाई को एक प्रेरणादायक पत्र लिखो। तो आइए बढ़ते हैं आगे गृह कार्य की ओर। ये आपका कल का अनुच्छेद जो मेरे संग की औरतें का गृह कार्य दिया था मैंने आपको, 5 से 8 प्रश्न, उन प्रश्नों के उत्तर हैं। आप इनको एक बार देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद फिर अपनी कॉपी में जो आपने रफ कॉपी में लिखा है उससे मिलान करके साफ उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कि पहला प्रश्न था कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, यह बिल्कुल सत्य है कि डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की बजाय, ठीक है, या जगह सहजता से सबको राह पर लाया जा सकता है। एक बार लेखिका के घर में एक चोर घुस आया। चोर जिस कमरे में घुसा वहां दादी सोई हुई थी, परदादी जो थी। आहट सुनकर उसने चोर को पानी लाने का आदेश दिया। चोर जब पानी लेकर आ रहा था तो पहरेदार द्वारा पकड़ लिया गया। चोर को माँ जी के सामने लाया गया, यानी परदादी के सामने। माँ जी ने कहा चोर को कि अब तू चोरी कर या खेती कर। चोर ने माँ जी की बात मानकर चोरी करना छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। अगर दादी उसको क्या करती, पुलिस के हवाले कर देती, तो शायद वो कभी भी चोरी करना ना छोड़ता। लेकिन उसने उसे क्या किया, प्यार से सहजता से सही राह पर लाने की कोशिश की और चोर भी मान गया। दूसरा प्रश्न था कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। देखो, लेखिका के घर में सब पढ़े लिखे थे, किसी को भी ऐसा नहीं था कि पढ़ने की आजादी नहीं थी। सबने अपनी मर्जी से पढ़ाई की थी और जो नहीं पढ़ना चाहता था उस पर जिद भी नहीं की जाती थी, बल्कि उसे भी पढ़ने के लिए ही प्रेरित किया जाता था। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस बात का महत्व लेखिका अच्छी तरह से जानती थी। लेखिका के घर में सबने अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई की थी। बच्चों की शिक्षा के लिए लेखिका ने निम्नलिखित प्रयास किए, क्योंकि लेखिका को जाकर के कहाँ रहना पड़ा था, बागलकोट में। शादी के बाद लेखिका को बागलकोट में रहना पड़ा। वहां बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं था। लेखिका ने वहां के कैथोलिक बिशप से प्राइमरी विद्यालय खोलने का आग्रह किया, लेकिन क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने की वजह से उन्होंने विद्यालय खोलने से मना कर दिया। लेकिन लेखिका ने हार नहीं मानी। वहां के कुछ लोगों की वजह से और अपने बल पर एक प्राइमरी विद्यालय खोला, जिसमें 3 भाषाएं पढ़ाई जाती थी, हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़।
अगला प्रश्न था कि पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। पाठ के आधार पर निम्नलिखित लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जीवन में उन लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है जो अपने स्वार्थ तक सीमित न रहकर दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, जो दूसरों की गोपनीय बात को सार्वजनिक नहीं करते यानी सबके सामने नहीं बताते। पिता के रोग के कारण भी लेखिका की माँ को श्रद्धा भाव से देखा जाता है, यानी घर में कोई बड़ा हो, ठीक है, उसका बाहर भी ज्यादा रोग हो या घर में भी रोग हो, तो उस कारण से जो उससे जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं उनको भी रोग क्या कह सकते हैं सम्मान और श्रद्धा से देखा जाता है। या फिर आप किसी सम्मानित पद पर आसीन है तो आपसे जुड़े हुए लोगों को भी श्रद्धा के भाव से देखा जाएगा। और अगला है कि जो सदा सच बोलते हो यानी झूठ ना बोलते हो। अगला प्रश्न था सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन और लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो, लेखिका अपने जीवन में इस बात को पसंद करती थी कि सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, यानी कि अकेले रहकर ज्यादा मजा लिया जा सकता है। अकेलेपन में व्यक्ति स्वतंत्र होता है तथा उसे अपने कहीं आने जाने या किसी अन्य कार्य के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेखिका और उसकी बहन इसका उदाहरण है। लेखिका की बहन जिस काम को सोचती थी उसे करके ही रहती थी। कोई कितना भी समझाए पर वह मानती नहीं थी। एक बार वह बारिश में 2 मील दूर स्कूल जाने की जिद पर अड़ी रही। सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, पर वह नहीं मानी। बारिश में गई और स्कूल बंद देखकर वापस आ गई। लेखिका ने भी अपने बल पर डालमिया नगर में स्त्री पुरुषों को एक साथ नाटक करने के लिए मना लिया तथा बागलकोट में अकेले ही एक प्राइमरी विद्यालय भी खोला। देखो, जहाँ पुरुष और स्त्री एक ही साथ बैठकर फिल्म नहीं देखते थे, यानी पति पत्नी अलग अलग दड़बों में बैठते थे, वहीं दूसरी पुरुषों के साथ भी स्त्रियों को काम करने के लिए मना लिया था और राहत कोष के लिए, अकाल राहत कोष के लिए पैसा इकट्ठा किया था अकेले ही। तो बागलकोट में भी प्राइमरी विद्यालय खोलने से जब कैथोलिक बिशप ने मना कर दिया था तो अपने बल पर और कुछ लोगों की सहायता से उन्होंने प्राइमरी विद्यालय खोला था, जिससे उसे बाद में कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलाई थी। और उस विद्यालय में बड़े बड़े सरकारी अफसरों के बच्चे भी पढ़ा करते थे। तो ये लेखिका का कहना है कि अगर हम अकेले रहकर अच्छा कार्य करें तो हम अकेलेपन में भी मजा ले सकते हैं, लेकिन अगर हम नीरसता के साथ जीवन जिए तो क्या हम किसी के साथ रहकर भी अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाते। तो कल मिलेंगे अगले व्याख्यान में दोहराई कार्य के साथ, जिसमें हम मेरे संग की औरतें और अनौपचारिक पत्र की दोहराई करेंगे। उसके बाद फिर आपकी परीक्षा होगी। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।